इसके बाद जिस स्पीकर को मैं बुला रहा हूं उनको सुनना वाकई एक बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत मसरत की बात है, फख्र की बात है कि ऐसी शख्सियतें हमारी कम्युनिटी ने दुनिया को दी है। हम आप तमाम स्पीकर्स के ताउन का भरपूर 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 उम्मीद करते हुए आपको मैं डॉक्टर शबीब रिजवी साहब से मुलाकात करवा रहा हूं। एक बहुत अच्छे ओरेटर, एक बहुत अच्छे मेंटर, साथ ही साथ दोस्तों हमारी कम्युनिटी के लिए ये खुशी की बात है कि ये योको सीजलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के बावजूद इन्होंने मैनेजमेंट मल्टीनेशनल लेवल पर PhD किया है और 3 बार इन्होंने MA का डिग्री हासिल किया है। तो ऐसी जबरदस्त शख्सियत डॉक्टर शबीब रिजवी, जोरदार तालियों में हम डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करेंगे। और इन अल्फाजों के साथ कि ये और बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है सिजरा हमारा, ऐसे दरवेशों से मिलता है सिजरा हमारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए डॉक्टर शबीब रिजवी को सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अंसारिही व अअवानिही व शियअतिही व ला तजअलना मिन अअदाइहि बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। क्योंकि ये हम मजहबों की गैदरिंग है, यानी को रिलीजनिस्ट और प्योरली बिजनेस गैदरिंग नहीं है, इसलिए कुरान की एक आयत से उसको कमेंट्स करते हैं कि सूरह अनफाल की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकान व तस्दिया, एंड देयर प्रेयर्स इन द हाउस वाज नथिंग एक्सेप्ट whistling and clapping, and then the prophet was ordered to replace whistling and clapping with salawat. खैर ये तो एक इब्तिदाई बात थी, और मुझसे कहा गया कि मैनेजमेंट ऑफ मल्टी लोकेशनल बिजनेसेस कैसे करते हैं। तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस लैपटॉप, हाउ इट्स वर्किंग। जस्ट लेट मी गेट इट राइट। या ओके। How to expand and manage your business with multiple outlets. Because I have a PhD in management of multinationals, and multinational itself is a very complicated, यानी एक बहुत ही complicated topic है, subject है, और आसान चीज़ नहीं है, जिसमें बहुत सारे issues involved होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि खाली fundamentals को यहाँ समझे, और जाहिर सी बात है 20 मिनट का टाइम भी दे दिया गया बजर के साथ, तो उसमें पूरा सब कुछ मल्टीनेशनल का तो आ नहीं सकता है। खाली फंडामेंटल्स, जस्ट द बेसिक्स, उसमें जो पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो प्रोडक्ट सिलेक्शन। जो जिसको भी बिजनेस में जाना है, जाहिर सी बात है यहाँ सब बिजनेसमैन है, लेकिन अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है और बिजनेस को रियली बड़ा करना है, रियली बड़ा यानी ऐसे कि ग्लोबल लेवल पे कि जिसमें ग्लोबल प्रेजेंस हो, तो उसके लिए a lot of thought is required कि कौन सा प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करें, कौन सी इंडस्ट्री में जाएं कि जिससे पूरे दुनिया में एक अपना प्रेजेंस कायम कर सकें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वी सेलेक्ट, यू नो, देयर आर वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट। सबसे पहली चीज़ है कि यू कैन गो फॉर अ प्रोडक्ट विच इज़ ऑफ mass consumption, you know, like superstores. Just as an example, superstores are there everywhere throughout the world. और जैसा कि अभी आपने सुना कि मौलवी साहब ने, डॉक्टर मौलवी साहब ने बताया कि गुजराती बिजनेसमैन आर देयर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। स्पेशली अगर आप यूएस यूके जाए, हर जगह, तो हर जगह वो दे आर कॉम्पिटिंग विद वॉलमार्ट। यू नो, वॉलमार्ट बड़ा है, वो अपना छोटा लेके बैठे हुए हैं, दे आर एवरीवेयर।
So we have to see where we are, where we stand. For example, in Dubai, I mean, it's not necessary we try to be very big in the initial stage. We can start small. Multinational का ये मतलब नहीं कि हम बहुत बड़े हो जाएं. Multinational means even if we start small, but then we grow gradually. We grow and with a proper plan. For example, in Dubai, while you have McDonald's and KFCs, you also have Karachi Darbars with more than 20-25 outlets in Dubai itself, apart from Sharjah and other Emirates. Then, while you have Carrefours, you also have Al Madina groceries with again more than 20-30 outlets, and they are growing very rapidly. Like Lolo in Dubai, one person from Kerala comes and he expands, and today he is one of the biggest NRIs in the world. You know, he's one of the largest employees from Kerala is this guy called Sheikh Yusuf, the owner of Lolo's. Yeah. Oh, sorry, Urdu. माफ करेगा, Urdu. Thank you very much. जी, तो उसमें ऐसा है कि केयरफोर्स है और यानी आप छोटे से स्टार्ट करें लेकिन एक प्रॉपर प्लान के साथ फॉर ग्रोथ. जब तक के प्लान नहीं होगा उस वक्त तक के चीज नहीं होगी. और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि या तो आप एकदम हाई प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी हाई, से अबाउट 40%, 50%, like in the restaurant industry, the profitability is very high. Or say in the personal care industry, the profitability is very high, more than 100%. The net profits, more than 100%. The revenues generated are very high. Or you can select a sunrise industry, like the solar energy industry, which is now coming up, and it's got a lot of scope throughout the world, everywhere. It's really growing. I mean, it is just coming up, and we can. Sorry, Usman, I'm sorry. तो सोलर इंडस्ट्री में बहुत काम हो सकता है और अगर वाकई उसमें मेहनत करें तो यानी जैसा ये खाली कुछ मिसालें हैं. अगर आप चाहें तो उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी और भी स्टडी और रिसर्च हो सकती है. थैंक यू. फिर उसके बाद नाउ अभी यानी दूसरी चीज है कि कैसे ग्रो करें. तो अब जैसे एक स्टार्ट किया है एक आउटलेट किसी भी चीज में, अब उसके बाद दो ऑप्शंस होते हैं. दो ऑप्शंस में से एक तो कंपनी ओन्ड आउटलेट्स आप खाली ग्रो करें, खाली कंपनी खुद ग्रो करें, या तो आप फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट करें. तो इसमें दोनों में प्रॉज एंड कॉन्स है कि अगर आप कंपनी ओन करते हैं, प्रॉज ये है कि भाई आप अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं और प्रॉफिट मार्जिन जाहिर सी बात है हाई रहते हैं, अच्छे रहते हैं खुद के, अगर खुद का बिजनेस और कोई दूसरा शेयर नहीं कर रहा है. कौन ये है कि उसमें फंड्स बहुत रिक्वायर्ड होते हैं और बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है और शुरू में मैनेजमेंट कंट्रोल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. फ्रेंचाइजिंग में यह है कि बहुत फास्ट आप रैपिडली एक्सपैंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक ब्रांड एस्टैब्लिश किया है एक आउटलेट या दो आउटलेट से भी तो कोई बड़ी बात नहीं है. उसके बाद आप क्या करें कि यू कैन पार्टिसिपेट, यानी आप फेयर्स में पार्टिसिपेट करें फ्रेंचाइजिंग के, अपने आप को पब्लिसाइज करें, आगे लाएं, तो खुद ब खुद लोग आते हैं और लोगों के पास पैसे पड़े हुए इन्वेस्टमेंट के लिए वो आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमको आपके साथ ज्वाइन करना है, हम पैसे लगाएंगे. बहुत सारे लोग ऐसे. उसमें खाली जो माइनस पॉइंट्स ये कि फ्रेंचाइजीज यानी इंडिया में खासकर वो पैसा देंगे ही नहीं, जल्दी रॉयल्टी आपको देंगे ही नहीं. वो कहेंगे धंधा ही नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है. खैर उसके तरीके हैं लीगली कि कैसे उसको काउंटर करने का, उसमें मिनिमम गारंटीज दे दी जाती है, लेकिन बहरहाल क्वालिटी मेंटेन करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है फ्रेंचाइजिंग में. तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है कि जिससे आप एक्सपैंड कर सकते हैं बिजनेस को बहुत रैपिडली. थर्ड चीज ये है कि जब आप ग्रो कर रहे हैं तो तीन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दें. एक है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी क्वालिटी पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ऐसा होता अक्सर कि जब थोड़ा हालात बुरे होते हैं तो लोग चाहते हैं कि भाई थोड़ा कॉर्नर्स कट करें, थोड़ा कॉस्ट कट करें, ये करें. देखिए कॉस्ट कटिंग इज गुड लेकिन कॉर्नर कटिंग इज बैड, वो नहीं होना चाहिए. फिर सर्विस में कहीं भी यानी कोताही नहीं होना चाहिए, सर्विस अच्छी होना चाहिए. और फिर उसके साथ साथ वैल्यू, जो भी कस्टमर हो उसको वैल्यू मिलना चाहिए. ऑटोमेटिकली
आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर फूड इंडस्ट्री में है तो क्लीनलीनेस उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैकडॉनल्ड्स के ये प्रिंसिपल रहे हैं। फ्रेंचाइजिंग में मैं आपको खाली एक मिसाल दे देता हूं, आपने सबवे का नाम सुना होगा। सबवे इज अ वेरी बिग ब्रांड, इट बिलोंग्स, यानी बहुत बड़ा ब्रांड है, यहूदी का ब्रांड है, एक जू है जो इसका ओनर है। आपकी नॉलेज के लिए पूरे दुनिया में किसी की इतनी फ्रेंचाइजीज नहीं जितनी सबवे की है। 76,000 आउटलेट्स है उसकी, 76,000 आउटलेट्स है, और उसमें से एक भी उसकी नहीं है, सिर्फ एक फ्लैगशिप आउटलेट उसकी है, बाकी सब फ्रेंचाइज। और सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी पूरे दुनिया में, इवन बिगर देन मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स से भी बड़ा है वो। फिर उसके बाद हायरिंग में जो जब जैसा आप एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी ये है कि जिनको हम अपने साथ जिन लोगों को रख रहे हैं वो अपनी इंडस्ट्री में कोशिश करें जहां तक मुमकिन हो बेस्ट आदमियों को अपने साथ रखें। क्यों? और उसके लिए जाहिर सी बात है जो अच्छा आदमी आएगा वो अच्छा पैसा मांगेगा, बिकॉज जैसा कहते हैं इफ यू पे पीनट्स देन यू कैन ओनली हायर मंकीज। सिर्फ बंदर ही आएंगे साथ में, कोई अच्छा आदमी तो आएगा नहीं। तो जरूरी ये है कि अच्छे आदमियों के लिए अच्छी तनख्वाह दें। शुरू में ऐसा लगता है कि भाई इसको इतना पैसा दे रहे हैं, कहां से अफोर्ड कर सकते हैं, या ये खुद कुछ कर लेगा। ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये डर अगर रहेगा तो कोई आदमी कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर खुद का कंट्रोल है अच्छा, और मैनेजमेंट एक थॉट, एक प्लान है, तो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और आज दुनिया की सारी कंपनीज ग्रो कर ही रही है। और कभी कभी ये मेंटालिटी आती है हम लोगों के यहाँ, जो अक्सर ये मेंटालिटी होती है कि भाई गल्ले पे बैठो, सब काम खुद करो, दूसरा करेगा तो कैसे होगा, जाओ सुबह दुकान खोलो, गल्ले पे बैठो। ये मेंटालिटी अगर होती है ना तो आदमी ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड ग्रोथ होती है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड। फॉर एग्जाम्पल आज आप देखते हैं कि इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया जो है, वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है? टाटाज है। खुद टीसीएस के अंदर तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, और एक से एक ब्रेन्स हैं। तो सब टाटा बन गए? नहीं, सब टाटा नहीं बने, कोई नहीं बना, बल्कि टाटा अपनी जगह पर है। और जहां तक जो गल्ले पे बैठने की बात है, तो आप तो जानते हैं कि रतन टाटा कोई गल्ले पे बैठता नहीं है। सिर्फ बिजनेस कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है इसमें इंटरनल ऑडिट्स। यहां जब बिजनेस आप एक्सपैंड करते हैं तो जाहिर सी बात है पिल्फरेज और चोरी बहुत होती है। अगर ध्यान नहीं है, स्पेशली अगर कैश बिजनेस है तो चोरी होगी। तो जहां चोरी होगी तो वहां इंटरनल ऑडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इंटरनल ऑडिट्स में जो लोग इंटेग्रिटी के होते हैं उन्हीं को हायर करना चाहिए। और उनको आप हायर करें, यानी कंपनीज हो या इंडिविजुअल्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं इंटरनल ऑडिट्स, तो उसमें आप चीजों को पकड़ सकते हैं और देख सकते हैं कहां प्रॉब्लम है। यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप देखें, आपने मेट्रो शूज का नाम सुना होगा। मेट्रो शूज is one of the fastest growing companies in India on the SME sector। जो स्मॉल और मीडियम सेक्टर है उसमें मेट्रो शूज बहुत फास्ट एक्सपैंड कर रही है। मेट्रो शूज में उनका एक उसूल ये है कि अगर कभी कोई चोरी करते हुए किसी भी तरह पकड़ा गया तो उसको वो सख्त से सख्त सजा दिलवाते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं, जेल में डलवा देते हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं उसमें, चाहे वो जितना इन्फ्लुएंस यूज करे या जितना माफी मांगे, कुछ नहीं, वो उसको सजा दिलवाएंगे ताकि दूसरों के लिए लेसन होना चाहिए कि इस कंपनी में अगर चोरी करेंगे तो सख्त सजा मिलेगी। तो इंटरनल ऑडिट्स में ये चीज बहुत जरूरी होती है कि अगर कोई पकड़ा गया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। खासकर अगर आपने किसी रिश्तेदार को रखा है तो रिश्तेदार से सबसे पहले आप एक्सपेक्टेशन ये करिए कि ये जरूर चोरी करेगा, और अगर किया तो फिर जो है वो, और इनोवेटिव मेथड्स, खाली आई थिंक टाइम बहुत कम है इसलिए खाली बहुत एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। जो हम लोगों का बिजनेस है वो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, उसमें कैश बिजनेस बहुत होता है, यानी कैश ट्रांजैक्शन सब तकरीबन 60% कैश होता है और 40% क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो हमने एक अपने रिश्तेदार को रखा कि भाई चलो अपना रिश्तेदार है, बेचारा परेशान है। अब वो आया और उसने गले पर बैठने के बाद सोचने लगा कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं पैसा मारने के। सीसीटीवी लगा हुआ है तो डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकते हैं, कभी पकड़े गए तो क्या होगा। तो उसने क्या किया, फेक क्रेडिट कार्ड एंट्री शुरू कर दिया, और फेक क्रेडिट कार्ड एंट्री जो करता गया और उसके बाद यानी बताता कि ये क्रेडिट कार्ड की एंट्री है,
और यहाँ जो कैश आता था कि भाई इतना क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, सामने क्रॉस चेकिंग जो है वो होती थी, लेकिन इतना उन लोग उसमें अलर्ट नहीं थे। जब कुछ जमाना गुजरा, 1 महीना 2 महीना, तो फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट उठा कि ये रिकंसाइल नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है। जब तक वो लोग पकड़े कि कैसे है क्या है, तो बहरहाल उन्होंने पकड़ लिया कि ये फेक एंट्रीज है, और पकड़ा ऐसे कि उसमें 786 का फिगर्स बहुत आ रहा था फेक एंट्रीज में। 786, वो इतने क्रेडिट कार्ड में 786 नहीं आ सकता। तो जब उसको पकड़ा उन्होंने, फिर खैर जो जिस तरीके से आप जानते हैं कैसे कबूलवाया जाता है वो तो आप जानते हैं। जब उसको बोला भाई कैसे तुम ये तुम 786 क्यों डालते थे, बोले वो बरकत के लिए। और उतने अरसे में उसने तकरीबन 12 लाख रुपया चुराया था। 12 लाख रुपया इतने टाइम में, सब पैसा जो है वो। और इवन हम लोग भी परेशान थे कि इतना सेल कैसे गिर गया, हो सकता है सर्विस खराब हो, क्या वजह, बहुत परेशानी थी। यानी कुछ तो वजह होगी। एक 12 लाख रुपया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब लोग उसके घर पे गए तो जब उसका कबर्ड खोला तो एग्जैक्टली 12 लाख उसने सब जमा के रखा था। हम लोग को गिनने की तकलीफ नहीं दी थी। तो मैंने उसकी फिक्र वैसी थी। बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रांडिंग, आप हमेशा ब्रांडिंग पे कंसंट्रेट करें। देखिए छोटा ब्रांड भी हो वो चलेगा, वो आपको गुडविल देके जाएगा, लेकिन किसी का आउटसोर्सिंग सेंटर बनना इतना फायदेमंद नहीं जितना ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग करेंगे तो कुछ गुडविल होगी और आपको कुछ उसमें पैसे मिलेंगे, वो बेहतर है। और ब्रांडिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप जहां भी हो अपने प्रोडक्ट की बात करिए, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करिए, जिससे भी बात करें, ताकि लोग जाने कि ये इनका प्रोडक्ट है, ये इनका ब्रांड है। और फिर उससे क्या होगा कि वर्ड ऑफ माउथ से बात फैलती है। किसी का बैक ऑफिस बनना इट्स नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल। उसमें कोई मजा नहीं है कि आप किसी और के लिए बैक ऑफिस बने, खुद का ब्रांड बनाए। और इसमें मार्केटिंग के लिए पूरा एक शोबा है, डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, जिसमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन ब्रांडिंग इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। आप ब्रांडिंग पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करें, ब्रांड्स बनाए। आज दुनिया ब्रांडिंग की है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। ये एक जुमला बोल रहे हैं, आज दुनिया ब्रांडिंग की है। देखिए आपको एक मिसाल देते हैं कि अभी एंकर स्विचेस का आपने नाम सुना होगा। एंकर स्विचेस was sold, एंकर स्विचेस बिक गया, नेशनल पैनासोनिक ने खरीदा है। आप जानते हैं कितने में खरीदा है? 4,000 करोड़। 4,000 करोड़। और कंपनी का टर्नओवर वाज नॉट मोर देन 600 करोड़। 600 करोड़ की कंपनी थी, बट 4 टाइम्स वैल्यूएशन करके नेशनल पैनासोनिक ने 4,000 करोड़ में खरीदा। फिर उसके बाद जब आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो खाली इस चीज का बहुत ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्मिटी का। सब चीज में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, क्वालिटी में, सर्विस में, हर जगह ने यूनिफॉर्मिटी का ध्यान रखें। यानी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मली मेंटेन करें, ताकि ग्रोथ में कहीं भी ऐसा ना हो कि भाई मैंने यहाँ ये चीज देखा तो यहाँ अच्छी थी, इंडिया में ये चीज खराब मिलती है, दुबई में अच्छी मिलती है। वो चीज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कोर कॉम्पिटेंस। पहले एक फील्ड, किसी भी एक फील्ड को सेलेक्ट करिए और उसमें आप बेस्ट बन जाइए। उस दूसरी जगह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि ब्रांड डाइल्यूशन होता है कि जब लोग खामखा डाइवर्सिफाई करते हैं, और ये खामखा डाइवर्सिफिकेशन से नतीजा ये होता है कि उनका यानी इन्वेस्टमेंट जाते हैं और उसके साथ साथ उनका मैन पावर जाता है, और as a result the overall the branding is diluted, and brand एकदम dilute हो जाता है। अभी recently विप्रो ने अपना FMCG का पूरा बिजनेस बेच दिया, which was having a turnover of 4,000 crores, विप्रो का। they sold it. why? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम concentrate करेंगे सिर्फ core competence in IT business, क्योंकि लास्ट ईयर उनका टर्नओवर था 32,000 crores IT बिजनेस का, और प्रॉफिट्स था 7,000 crores पर एनम। 7,000 करोड़ विप्रो का प्रॉफिट्स था। इसीलिए अजीम प्रेमजी ने 2010 में ही हैज डोनेटेड 1,500 करोड़ रुपया डोनेशन दिया एक ट्रस्ट को। 1,500, ये रेफरेंस भी दिया हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ 2 नवंबर। 1,500 करोड़ का डोनेशन। हाँ, अगर हमारे जैसे लोग किसी को 50,000 लाख रुपए का देते हैं तो हातिम ताई की कब्र पे लात मार दिया।
उसने 1500 करोड़ का दिया, किसी को पता भी नहीं चला। ये देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि चेंज करते रहिए फास्ट। जैसा जैसा जमाना बहुत फास्ट बदल रहा है, आप भी बदलते रहिए। जो चेंज नहीं होगा, जमाना उसको खत्म कर देगा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और इसकी बेहतरीन मिसाल बॉम्बे के ईरानी रेस्टोरेंट्स हैं। आप जानते हैं बॉम्बे के जितने प्राइम स्पॉट्स थे, सब जगह ईरानी रेस्टोरेंट्स थे। आज ईरानी रेस्टोरेंट्स खत्म हो गए। और आज के जमाने में जो बेहतरीन मिसाल है वो ब्लैकबेरी की है। आप यानी 2 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि ब्लैकबेरी इस तरह खत्म होगा। 2 साल में ब्लैकबेरी वेंट फ्रॉम बूम टू बस्ट, खत्म हो गया। आज ब्लैकबेरी सरवाइव करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है और हर 6 महीने पे उनके यहाँ चेंजेस आ रहे हैं। किसी तरह दे वांट टू सरवाइव, क्योंकि आईफोन और सैमसंग ने इतनी बुरी तरह उनको क्रश किया ब्लैकबेरी को कि अभी उनके यहाँ बहुत ज्यादा अपहीवल है। वो सोच रहे कैसे सरवाइव करें। देखिए ये चार्ट बना, ये रिम का चार्ट है। ये उनकी रिम जो कंपनी है ब्लैकबेरी की, देखिए ऊपर से देखिए कैसे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। अब ये डाउनफॉल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो सीईओज भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट सक्सीडिंग, कामयाब नहीं हो रहा है। और फिर लास्ट पॉइंट ये है कि हमेशा सजेशंस सुनिए, कंसल्टेंट्स रखिए। हम कंसल्टेंट नहीं है, लेकिन खाली एक मशवरा दे रहे हैं कि कंसल्टेंट्स रखिए, क्योंकि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हदीस है। फरमाते हैं कि मन इस्तबद्दा बिरायिन हलक, जो ये समझता है कि मुझे राय की जरूरत नहीं है, वो हलाक हो गया, वो खत्म हो गया। तो अब देखिए बजर भी हो गया है, तो इस तरह सजेशन को लास्ट पॉइंट या ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, यानी हमेशा ये वैल्यूज को इनकलकेट करिए खुद में, स्टाफ में, फैमिली में, स्टेक होल्डर्स में। अगर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब जगह वैल्यूज इरोड होगी और कोई भी कंपनी जिसमें वैल्यूज नहीं होती है वो ज़्यादा चलती नहीं है। वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसीलिए लास्ट में जो है कि आपने मिसाल देखी कि रजत गुप्ता जैसा आदमी आज जेल में अमेरिका में है, जो दुनिया के 100 मोस्ट पावरफुल पर्सन में था, आज अमेरिका में जेल में है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर शबीब रिजवी साहब को मैंने कहा सर थोड़ी देर के लिए खड़े रहे थे कि मुझसे कोई ख़ता हो गई। नहीं साहब, आपने कोई ख़ता नहीं की। ये मेरी ज़रूरत है कि मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ, लेकिन मैं किसी के हुक्म की तामीर कर रहा हूँ। आपको हमारे इंटरनेशनल चेयरमैन एक बहुत प्यार भरा तोहफा देना चाहते हैं। आपने बहुत खूबसूरत वक्त हमें दिया। मोहतरम जनाब मुस्तफ़ा दुसानी साहब जीबा इंटरनेशनल के चेयरमैन, डॉक्टर शबीब रिजवी बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छी बातें कही।